सभी को नमस्कार। आज हम अनुवाद की इस कक्षा में कत्वा और तुमुन प्रत्ययों पर आधारित वाक्यों का अनुवाद सीखेंगे। देखिए, ये तीन प्रत्ययों से बने हुए शब्दों को ले रहे हैं आज के अनुवाद के टॉपिक में। यद्यपि आप पिछली तीन कक्षाओं में वर्तमान काल, भूतकाल और आज्ञार्थक तीन कालों के अनुवाद आपने पढ़े थे और उसके अंतर्गत स्टार्ट किया था हमने दो शब्दों वाले वाक्य से, उसको फिर बढ़ाया था कर्म कारक तक, जिसमें कर्ता, कर्म और क्रिया के रूप में अनुवाद किए थे। कल की क्लास में हमने कुछ कर्ता और कर्म के विशेषणों के बारे में पढ़ा था, जो संख्यावाचक विशेषण थे। कि संख्यावाचक विशेषण के रूप में जो शब्द निर्धारित है अगर किसी लिंग में और किसी वचन में, तो उसमें आपको विशेष्य के आधार पर चेंज नहीं करना होता है, अन्यथा सभी विशेषण विशेष्य एक ही विभक्ति और एक ही वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आज उसी क्रम में हम ले रहे हैं त्वा और तुमुन। दो प्रत्यय है। त्वा का आगे बढ़कर के रूप ल्यप प्रत्यांत होता है। जब धातु से पूर्व उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तब हमको ल्यप करना है। धातु से पूर्व उपसर्ग आएगा तब हमको इस त्वा की जगह पर यह प्रत्यय करना होगा, और जब उपसर्ग नहीं होगा तब हमको त्वा प्रत्यय करना होगा। यानी ल्यप त्वा के स्थान पर होने वाला एक आदेश है, पृथक से कोई प्रत्यय नहीं है। और उसके स्थान पर यह आदेश कब होता है? जब उससे पहले कोई उपसर्ग हो। उपसर्ग की स्थिति में हम त्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। हिंदी के वाक्यों में जहां करके या कर इस तरह का पद अगर किसी क्रिया के बाद जुड़ता है तब हमको त्वा और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करना होता है। यह भी देखें हम कि मान लो अगर कहीं उस धातु से पूर्व उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है तो उसमें त्वा नहीं लिखेंगे, हम उस त्वा नहीं जोड़ेंगे, उसके अंतर्गत हमको ल्यप जोड़ना है। इसी तरीके से तुमुन प्रत्यय के जो वाक्य होंगे अनुवाद के दृष्टिकोण से, वहां उस क्रिया के बाद के लिए अथवा कभी कभी सामान्य क्रियावाचक शब्द का ही प्रयोग होता है। जैसे बालक पढ़ने के लिए यहां आता है तो वहां के लिए आएगा। इसी तरह से वह पढ़ने गया तो वहां पर भी हम तुमुन प्रत्यय, वहां पढ़ना एक सामान्य क्रियावाचक शब्द का ही प्रयोग, उसके आगे के लिए शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा है, वहां भी हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। कहने का तात्पर्य आज के दोनों प्रत्यय हमारे ये क्रियार्थक क्रिया वाले प्रत्यय हैं, अर्थात एक दूसरी क्रिया के लिए इन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह पढ़कर जाता है तो जाता है जो क्रिया है उसके लिए पढ़कर का जो प्रयोग किया जा रहा है वो एक क्रियार्थक क्रिया के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। इसी प्रकार तुमुन प्रत्यय का भी जो वाक्य होगा वहां भी उसके साथ दूसरी क्रिया जुड़ी रहती है और उसमें भी हम क्रियार्थक क्रियावाचक का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, जहां भी ये जरूर देखें कि ये के लिए जो चिन्ह है ये क्रियावाचक शब्द के बाद में आना चाहिए, तभी हम तुमुन प्रत्यांत से अनुवाद करते हैं। अगर क्रियावाचक के पश्चात नहीं आता है और किसी शब्द के पश्चात के लिए आता है तब हमको वहां तुमुन प्रत्यय का प्रयोग नहीं करना है, वहां फिर चतुर्थी विभक्ति से उसका अनुवाद करना होता है। जैसे राम के लिए पुस्तक, तो वहां रामाय पुस्तकम होगा, उसमें हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इस प्रत्यय का प्रयोग करने के लिए हमको ये देखना है कि वो एक क्रिया के साथ के लिए शब्द का प्रयोग होना चाहिए अथवा एक क्रियावाचक सामान्य कोई शब्द होना चाहिए, पढ़ने, खेलने, जाने, इस तरह का प्रयोग हम तुमुन प्रत्यय के साथ करेंगे। आज इन दोनों प्रत्ययों के साथ हम पिछले जो तीन काल के हमने क्रियावाचक शब्द पढ़े हैं, लट लकार, लोट लकार और लंग लकार, उन तीनों की क्रिया के साथ इसका अभ्यास कर रहे हैं। वही विशेषणवाचक शब्दों का प्रयोग करेंगे हम
केवल आज के इस अनुवाद के टॉपिक में ये मुख्य है, त्वा प्रत्यय और तुमन प्रत्यय, जिसके आधार पर हम बड़े से बड़े वाक्यों का अनुवाद कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले त्वा प्रत्यय के रूप में हम पढ़ रहे हैं, जैसे बालक पढ़कर घर गए। इस वाक्य का अनुवाद देखिए। अब यहां सबसे पहला काम आपको क्रियावाचक शब्द के रूप में देखना है, कौन सा काल है। गए का अर्थात क्रिया हो चुकी, इसका मतलब भूतकालिक क्रिया है। और भूतकाल के लिए हम सामान्य जब अनुवाद करते हैं तो लंग लकार का प्रयोग करेंगे। यहां ये बिल्कुल आप सुनिश्चित हो जाएं कि आपको वाक्य का जो अनुवाद दिया जाएगा उसके 4 ऑप्शन होंगे, और वो चारों ऑप्शन ये निर्धारित करेंगे, अगर मान लो वो लकार के रूप में अनुवाद करा रहा है तो वहां हमको लंग लकार के रूप में भूतकालिक प्रक्रिया का प्रयोग करना है। यदि वो वाक्य अशुद्ध सा प्रतीत होता है तो हो सकता है वहां तय प्रत्यांत या त्वतु प्रत्यांत से भी उस भूतकाल का अनुवाद किया जा सकता है। तो वो ऑप्शन पर आधारित होगा। अगर ऑप्शन वहां क्रियावाचक के रूप में, तब हमको इस तरह से अनुवाद करना है, और अगर क्रियावाचक नहीं है, प्रत्ययवाचक है, तो प्रत्यय की क्लास आगे दूसरी क्लास में हम पढ़ेंगे। अभी केवल हम जो लकार की जो क्रियाएं हैं उनसे अनुवाद सीख रहे हैं, और उसके बाद उसी काल में हम लकार की क्रियाओं के अतिरिक्त जो प्रत्ययवाचक शब्द बनते हैं उनसे हम अनुवाद सीखेंगे। तो देखिए, अब जैसे ही आपने गए भूतकालिक क्रिया का पता लगा, उसके बाद कर्ता को देखते हैं, कौन गया। तो बालक गए। अब यहां निश्चित करें, कभी कभी ऑप्शन में देता है बालक है, दूसरे में देता है बालका, तो अब इसके साथ इसको देखना है आपको। तो यहां बहुवचन का प्रयोग है, इसका मतलब कर्ता बहुवचन होगा, और इसको हम बालका करेंगे, तो बालका। अब देखिए, किसी क्रियावाचक शब्द के पश्चात कर के या कर का प्रयोग हो रहा है तो वहां हमको त्वा प्रत्यय का प्रयोग करना है। अगर उससे पहले कोई उपसर्ग जोड़ना चाहते हो या ऑप्शन में कोई उपसर्ग वाला आ रहा है, तब निश्चित करें कि उसमें आपको ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करना है। इसलिए यहां देखिए, बालकः पठित्वा, याद रखें त्वा प्रत्यांत और तुमन प्रत्यांत, चाहे एक वचन हो, चाहे द्विवचन हो, चाहे बहुवचन हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, कोई सा भी कर्ता या वाचक हो, उसके साथ इन प्रत्ययों का प्रयोग होने पर उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पुल्लिंग के कर्ता के साथ ही भी पठित्वा होगा, स्त्रीलिंग के कर्ता के साथ भी पठित्वा होगा, बहुवचन के साथ भी पठित्वा होगा, एक वचन के साथ भी हमको पठित्वा करना है। इसी तरह तुमुन की भी यही कहानी है। कारण ये दोनों प्रत्यय और इसके स्थान पर होने वाला आदेश, ये तीनों एक अव्यय संज्ञक प्रत्यय है। जब हमने प्रत्यय आपको पढ़ाए थे तब उसमें मैंने बताया था कि ये प्रत्यय अव्यय संज्ञक प्रत्यय हैं, और अव्यय संज्ञक प्रत्ययों में कर्ता के आधार पर कोई उनमें चेंज नहीं पाया जाएगा, अर्थात वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो बालकः पठित्वा। अब गए, बालका के तुरंत बाद इसका अनुवाद कर दो, इसका भी बाद में करें। तो बाल का बहुवचन है, कल हमने लंग लकार पढ़ा था, याद हो गई क्रिया। अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन बहुवचन है, इसलिए अगच्छन करेंगे। और यहां कहां गए, किसको गए, जाने के योग में द्वितीय विभक्ति, इसलिए यहां गृहम आएगा। बालकः पठित्वा गृहम अगच्छन। सही शुद्ध वाक्य लिखने के लिए एक और आप पालन करें कि जब भी आगे स्वर हो तो हम मैं के रूप में उसका प्रयोग करें, उसमें आप अनुस्वार नहीं लिखें। जब व्यंजन आता है तो उसको अनुस्वार कर दें। एक शुद्ध वाक्य की ये पहचान होती है। और ज़्यादा शुद्ध, ये भी सही है, लेकिन अगर आप इसके अनुस्वार लिखेंगे तो वो एक व्याकरण के दृष्टिकोण से गलत माना जाएगा। आगे अगर स्वर आता है तो आपको ये मैं हलंत के रूप में लिखना है। आगे अगर व्यंजन आता है तब आपको अनुस्वार के रूप में कर्म कारक की जो शब्द आ रहा है उसका प्रयोग करना है। जैसे दूसरा लिखा, उसने चित्र देखकर पुस्तक पढ़ी। उसने चित्र देखकर पुस्तक पढ़ी।
वाक्य प्रतीत हो रहा है आपका भूतकाल। अब जैसे भूतकाल को देखते हैं तो उसके बाद देखते हैं कर्ता। कर्ता कौन है? उसने, अर्थात उसने का मतलब वह। याद रखें, वह का प्रयोग और उसने का प्रयोग एक जैसा ही होता है। वह जब आगे चिन्ह नहीं आएगा ने आदि तो वो वह लिखा जाएगा, जब चिन्ह आएगा तो वह के स्थान पर उसने होगा। दोनों एक ही करता है और दोनों के लिए संस्कृत में पुल्लिंग में स का प्रयोग करेंगे तो स। अब देखिए स के बाद क्रिया भर दो। स एक वचन है तो ये भी अपठत एक वचन आएगा। भूतकाल की क्रिया देख करके स अपठत भर दिया आपने। पहले इसके साथ उसको देखिए। पहले आप जब ऑप्शन देख रहे हो ABCD 4 ऑप्शन में अनुवाद का जो तरीका है, अनुवाद को किस तरीके से कौन से दृष्टिकोण से आपको सही करना है, काफ़ी बिंदु हैं जिन पर हम उस क्वेश्चन को बिल्कुल राइट कर सकते हैं। सबसे पहले हम उस पूरे 4 ऑप्शन में देखें कर्ता और क्रिया परस्पर सामंजस्य में है या नहीं है। कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होनी चाहिए। और अगर यही दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, इसका उस ऑप्शन को छोड़िए। इसका हो सकता है 4 ऑप्शन में कोई एक ही ऑप्शन ऐसा मिल जाए आपको, तो आपको अंदर वाले जो जितने भी शब्द दे रखे हैं उनके अनुवाद तक भी नहीं पहुंचना है। इससे भी हम राइट कर सकते। मान लो 4 ऑप्शन में स के साथ अपठत नहीं आया, अपठन आया, अपठय आया, अपठम आया, तो वही राइट हो गया। इनमें भी आपको इतना ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए ये देखें, कर्ता के साथ पहले क्रिया की तरफ चलें, उन दोनों में तालमेल देखें, दोनों राइट है। अब उसके बाद फिर देखिए क्या पढ़ी? पुस्तक, तो ये कर्म हुआ तो पुस्तकम। इसके बाद इसमें कर आ रहा है और क्रिया है देख। इसका मतलब यहां क्रियावाचक शब्द में हम त्वा प्रत्यय करेंगे तो दृष्टवा। त्वा प्रत्यय पढ़े आपने पहले, उनमें देखें आप उन क्रियाओं के पश्चात त्वा। और इसके बाद अब यहां देखिए स चित्रम दृष्टवा पुस्तकम अपठत। उसने चित्र देखकर पुस्तक पढ़ी। तो अब यहां चित्राणी दृष्टवा भी हो सकता है। चारों जो ऑप्शन है उन ऑप्शनों में आपको ये स्थितियां दिखाई देगी। कहीं पर कौन सा शब्द गलत हो रहा है, कहीं पर पुस्तक के विसर्ग हो रहा होगा। ये भी वाक्य 3-4 तरीके से लिखा जा सकता है। दृष्टवा में ही रह कर दिया होगा तो दृष्टवा में नीचे री आता है। इसके पश्चात ये अपठत भूतकाल की क्रिया है तो स चित्रम दृष्टवा पुस्तकम अपठत। इस दूसरे उदाहरण में से आप ये भी समझ रहे हैं कि अब देखो ध्यान से कि त्वा लप या तून प्रत्यय से पहले कोई शब्द आ रहा है जिसको देखकर, जिसको पढ़कर, उसमें भी आपको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। इसलिए इनको देखकर उनसे पहले जो शब्द है जिसे देखकर, जिसे पढ़कर, उसमें भी आपको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। वो भी कर्म है, इसलिए उसके आधार पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करें। एक है जैसे देखिए हम पत्र लिखकर कविताएं लिखते हैं। अब देखिए आपने इस वाक्य में पहले देखा कि ये वाक्य वर्तमान काल का है, लिखते हैं ऐसा आ रहा है। इसका मतलब वर्तमान काल की क्रिया का प्रयोग करेंगे। आप कर्ता लिखें। आप कर्ता कौन है? वयम। और वयम के साथ सीधा लिखते हैं का अनुवाद करें सबसे पहले तो वयम उत्तम पुरुष का बहुवचन है, इसलिए यहां लिखेंगे वयम लिखामः, हम लिखते हैं। सबसे पहले इसका अनुवाद करते हैं। इसके बाद क्या लिखते हैं? कविताएं। तो ये भी कर्म कारक है। हिंदी के वाक्य में क्या या किसको का जो उत्तर है वो कर्म कारक है और उसमें हम द्वितीय विभक्ति भरते हैं। इसलिए कविता शब्द को देखिए आप, कविता शब्द के पश्चात आ रहा है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। जितने भी स्त्रीलिंग शब्द है उनका द्वितीय बहुवचन बहुत सरल होता है, एक ही लाइन में याद रखो। स्त्रीलिंग शब्दों का द्वितीय बहुवचन उसी मात्रा के साथ विसर्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी दीर्घ मात्रा आती है अंत में और विसर्ग का प्रयोग करते हैं। इसलिए यहां बहुवचन है तो कविता आएगा।
एक वचन है तो कविताम आएगा, तो कविताएं बहुवचन है, इसलिए कविता के पश्चात विसर्ग होगा। कोई सा भी स्त्रीलिंग शब्द देखें, मति शब्द का द्वितीय बहुवचन लिखेंगे तो मति में ई दीर्घ आएगा। इसी तरह से नदी शब्द देखेंगे तो नदी में ई और विसर्ग होगा, इसका मतलब वो द्वितीय का बहुवचन है। मातृ शब्द होगा तो मातृ में भी री दीर्घ होगा, अंत में विसर्ग होगा। इसके बाद लिख कर, तो त्वा प्रत्यय है, इसलिए लिखित्वा। अब क्या लिखकर, पत्र लिखकर कविताएं लिखते हैं, तो पत्रम या पत्राणि। एक वचन बहुवचन के लिए पत्र ही शब्द का प्रयोग किया जाएगा हिंदी के वाक्य में। तो हम पत्र लिखकर कविताएं लिखते हैं। वयम पत्राणि लिखित्वा कविता लिखाम, अथवा वयम पत्रम लिखित्वा कविता लिखाम। इस तरीके से हम उसका अनुवाद कर सकते हैं। एक जैसे इस तरीके से कोई वाक्य आया, उसने 5 पुस्तकें पढ़कर 4 कविताएं लिखी। देखिए, अब बड़े बड़े वाक्यों का आप अनुवाद कर सकते हैं। इतना आप पढ़ चुके हैं पहले भी। सबसे पहले लिखें कर्ता और क्रिया, तो क्रिया कौन सी है, ये लिखी का मतलब बहुवचन आपका एक वचन, और एक वचन के साथ साथ भूतकाल है। एक वचन का प्रयोग इससे प्रतीत होगा कर्ता के साथ, तो कर्ता एक वचन है, इसलिए वहां भी भूतकाल का एक वचन, तो इसका अनुवाद करेंगे से। अगर वो पुल्लिंग है तो से कर देंगे, स्त्रीलिंग है तो सा। दोनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। हिंदी का ये वाक्य इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि उसने जो कर्ता लिखा हुआ है वो पुल्लिंग भी हो सकता है और स्त्रीलिंग भी हो सकता है। आप इस उसने की जगह राम लिखेंगे तो भी यही वाक्य होगा। राम ने 5 पुस्तकें पढ़कर 4 कविताएं लिखी। और अगर इसकी जगह सीता लिखोगे तो भी यही वाक्य बनेगा, सीता ने 5 पुस्तकें पढ़कर 4 कविताएं लिखी। इसका मतलब उसने, इस जो शब्द है, इसका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में प्रयोग किया जा सकता है। से भी हो सकता है, सा भी हो सकता है। इसके बाद देखिए, लिखी तो से के साथ और सा के साथ ए लिखत आएगा। इसके बाद अब देखिए पठित्वा, इसके बाद इसमें द्वितीय विभक्ति लिखें पुस्तकानि, और यहां पंच। पंच शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के लिए समान शब्द का प्रयोग किया जाता है। 4 तक के तीनों लिंगों में होते हैं, पुल्लिंग भी होते हैं, स्त्रीलिंग भी होते हैं और नपुंसकलिंग भी होते हैं। इस तरीके से देखिए, चतस्र है, कविता शब्द स्त्रीलिंग है, तो चतस्र कविता अलिखत। एक बार फिर देखिए, सा से हो सकता है, उधर अलिखत होगा। पढ़कर आ रहा है, करके अर्थ में है तो कत्वा प्रत्यय करेंगे तो पठित्वा होगा। उससे पहले द्वितीय विभक्ति आएगी, पंच पुस्तकानि पठित्वा, और उसके बाद कविता शब्द स्त्रीलिंग है तो चतस्र आएगा, नपुंसकलिंग है तो चत्वारी आएगा, पुल्लिंग है तो चत्वारे शब्द के रूप में चतुर आएगा। इस तरीके से हम संख्यावाचक शब्दों को विशेषण के रूप में अनुवाद कर सकते हैं, आपको त्वा प्रत्यय के रूप में अनुवाद कर सकते हैं। और कुछ उदाहरण देखिए। अब देखिए, कुछ वाक्य हैं इस तरीके से। पहले हमने त्वा प्रत्यय के कुछ अनुवाद के रूप में वाक्य पढ़े थे, तुम प्रत्यय के ये कुछ वाक्य लिखे हुए हैं। देखिए, इनके अनुवाद के रूप में देखिए, सबसे पहला वाक्य है सभी पढ़ने के लिए यहां आते हैं। अब अनुवाद करना है आपको। वाक्य का जब भी अनुवाद करें तो सबसे पहले क्रिया पर आए आप, उसमें लिखा है आते हैं, इसका मतलब ये लट लकार का प्रयोग होगा, वर्तमान काल का प्रयोग होगा। और जैसे ही यहां पता लगे उसके बाद आप कर्ता पर चले जाइए। सभी, एक शब्द है सर्व, इसका मतलब सर्वे, कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचन का है। उसके बाद सर्वे, अब यहां आते हैं, आगच्छन्ति, सर्वे आगच्छन्ति। उसके बाद लिखा है पढ़ने के लिए आ रहा है, तुम प्रत्यय और क्रिया है ये, इसलिए पठितुम, पठितुम
यहां के लिए संस्कृत शब्द होता है अत्र। यहां के लिए अत्र है, वहां के लिए तत्र है, और जहां के लिए यत्र है। इन शब्दों का प्रयोग करें। अत्र यानी यहां, तत्र यानी वहां, कुत्र यानी कहां, और यत्र यानी जहां। तो दूसरा वाक्य देखिए, वे सब खेलने के लिए विद्यालय जाते हैं। अब यहां देखिए, जाते हैं यह भी वर्तमान काल। अब आए कर्ता पर, वे सब, चाहे वे लिखा हो चाहे वे सब लिखा हो, उसके लिए हम ते का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद ते गच्छन्ति, वे जाते हैं। इसके बाद कहां जाते हैं, कर्म द्वितीय आएगी, विद्यालयम। अभी तक हमने प्रथमा द्वितीया के बारे में ही पढ़ा है, कर्ता कर्म और क्रिया के बारे में पढ़ा है, उनके विशेषणों के बारे में पढ़ा है, और ये त्वा और तुमुल प्रत्ययों के बारे में पढ़ा है। उसी तरह के हम अनुवाद लिख रहे हैं अभी तक, और उन्हीं को पढ़ रहे हैं। इसके पश्चात हम अगली क्लासों में तृतीया, करण, कारक और संप्रदान आदि से संबंधित अनुवाद पढ़ेंगे। तो देखिए, इसके बाद है जैसे तुम दौड़ने के लिए, तो यहां खेलने के लिए, तो क्रीडी तुम, क्रीड धातु है, उसमें तुमन प्रत्यय जोड़ना है। तो ते क्रीडितुम विद्यालयम गच्छन्ति, राइट वाक्य है। सबसे पहले इन दोनों में देखें ये दोनों राइट है या नहीं है। तो ते बहुवचन, ये भी बहुवचन, और उसके बाद तुमन प्रत्यय के लिए क्रीडितुम, और वहां विद्यालयम गच्छन्ति के साथ द्वितीया का प्रयोग। इसके बाद अगला देखो, तुम दौड़ने के लिए कहां जाते हो, प्रश्नवाचक वाक्य है। जाते हो वर्तमान काल है, तो कर्ता कौन है इसका, त्वम। अब ये वाक्य इस बात को भी इंगित कर रहा है कि यहां कर्ता त्वम के स्थान पर यूयम भी हो सकता है, क्योंकि तुम और तुम सब एक ही बात है। तुम दौड़ने के लिए कहां जाते हो, एक के लिए भी कहा जा सकता है, बहुत के लिए भी कहा जा सकता है। तो त्वम और यूयम दोनों हो सकते हैं। तो त्वम के अनुसार हम वहां गच्छसी लिखेंगे। ये मध्यम पुरुष एक वचन है, और मध्यम पुरुष एक वचन के लिए आपको गच्छसी का प्रयोग करना है। इसके बाद दौड़ने के लिए धावती, धावते, धावंती, तो धावी तुम। कुत्र गच्छसी, त्वम धावितुम कुत्र गच्छसी। त्वम के अनुसार गच्छसी। जैसे ही एक मध्यम पुरुष का करता है, आप अच्छी तरह याद रखें, मध्यम पुरुष की ही क्रिया आपको लिखनी है, और उससे पहले धातु में आपको तुमन प्रत्यय का प्रयोग करना है, के लिए। चौथा वाक्य किस तरह का वाक्य, जिसमें त्वा प्रत्यय का भी वाचक शब्द है और तुमुन का भी है। हम पाठ पढ़कर खेलने जाते हैं। अभी जरूरी नहीं कि के लिए ही आए, केवल क्रिया भी आ सकती है, खेलने जाते हैं, वहां भी आपको तुमुन प्रत्यय का ही प्रयोग करना है। इसलिए वयम पाठम पठित्वा क्रीडितुम गच्छामि, वयम के साथ गच्छामि, जाते हैं। तो वयम गच्छामि पाठम पठित्वा क्रीडितुम, खेलने के लिए या खेलने तुमुन प्रत्यय आएगा। करके या कर में त्वा प्रत्यय करेंगे, लेप प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए, चार मित्र घूमने के लिए गए। कल के जो वाक्य हमने पढ़े थे उसके आधार पर अब ये विशेषण लगाना है आपको। मित्र शब्द का रूप चलता है मित्रम, मित्रे, मित्राणी, बहुवचन होता है चार के साथ, तो मित्राणी। अब देख रहे हैं मित्राणी नपुंसकलिंग है, तो ये चत्वारी आएगा। चतुर शब्द तीनों लिंगों में चलता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो चत्वारी मित्राणी भ्रमितुम, घूमने के लिए, भ्रमितुम, और इसके बाद एगच्छन, एगच्छन ए आ रहा है तो यहां मैं लिखें भ्रमितुम एगच्छन। इस तरीके से अनुवाद करें, चत्वारी मित्राणी भ्रमितुम एगच्छन। अब यहां अनुवाद के कई तरीके हो सकते हैं। मान लो आप क्रियापद लकार के रूप में नहीं लिख रहे हैं तो उसको प्रत्यय के रूप में भी लिख सकते हैं। भूतकाल के तय और तवतु प्रत्यय भी होते हैं, तो वहां दूसरी तरीके से तय और तवतु प्रत्यय वाले शब्द आ जाएंगे। तो वो जो चारों ऑप्शन होंगे उनमें अगर मान लो ये धातु रूप जैसा नहीं है, प्रत्यय वाला है, तो उसको हम प्रत्यय के रूप में पढ़ेंगे। तो प्रत्यय की जो क्लास लेंगे अनुवाद की, उसमें हम भूतकाल के कौन कौन से प्रत्ययों के साथ उसको जोड़ा जा सकता है ये पढ़ेंगे।
अगला वाक्य है जैसे तुम गाना गाने वहां जाओ। अब देखिए जाओ, इससे पता लग रहा है आपको आज्ञार्थक। इसका मतलब लोट लकार का प्रयोग करेंगे। तो कर्ता देखें पहले त्वम, अब त्वम के साथ आज्ञार्थक लोट लकार तुरंत याद आ जाना चाहिए आपको। गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ। तो ये मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया आ जाएगी, त्वम गच्छ। अब गाना गाने, गानम गातुम, तत्र गच्छ। गाने के लिए या गाने, उसमें तोन प्रत्यय जोड़ना है, क्रिया है। गाने के लिए संस्कृत शब्द गानम, तो त्वम गानम गातुम तत्र गच्छ। इसके बाद अगला देखिए, जैसे लिखा मैं पढ़ाने के लिए वहां जाता हूं। तो मैं जाता हूं, तो अहम, इसके बाद गच्छामि, अहम गच्छामि। इसके बाद लिखा पढ़ाने के लिए, तो पढ़ना के लिए तो पठितुम, पढ़ाने के लिए उसमें क्रिया को, जैसे पढ़ने के लिए पठितुम होता है, पढ़ाने के लिए पाठितुम होता है, लिखने के लिए लेखितुम होता है और लिखवाने के लिए लेखयितुम होता है। इस तरीके से अनुवाद करते हैं। उनमें एक प्रत्यय विशेष और होता है। तो अहम पाठयितुम तत्र गच्छामि, अहम पाठयितुम तत्र गच्छामि। इस तरीके से इनका अनुवाद, मैं पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए पठितुम लिखें, पढ़ाने के लिए पाठयितुम, इस तरह से अनुवाद करना है। तत्र गच्छामि, अहम के साथ क्रिया देखें पहले। देखिए सबसे पहले यही काम करना है, अहम गच्छामि, त्वम गच्छ, चत्वारि मित्राणि। अब ये बहुवचन है, प्रथम पुरुष है तो अगच्छन हो जाएगा। इसके बाद वयम के साथ गच्छा में आएगा, त्वम के साथ गच्छसि, ते के साथ गच्छन्ति, और सर्वे एक कर्ता जो बहुवचन है उसके आधार पर भी हम इसके साथ आगच्छन्ति का प्रयोग करते हैं और इसमें बहुवचन का प्रयोग कर सकते हैं। त्वा और तुमन प्रत्यय के अन्य जो और उदाहरण है उसको हम और अभ्यास श्रृंखला में काफ़ी उदाहरणों को बढ़ा सकते हैं इस तरीके से।